कि अब हम शुरू करेंगे विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के दुग्ध उत्पाद। उन दुग्ध उत्पादों को बनाया कैसे जाता है, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोसेस हम देखेंगे इस दुग्ध उत्पाद टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हम करें दुग्ध उत्पाद। अब दुग्ध उत्पाद की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पाद का अगर हम मीनिंग देखें या उसका अर्थ देखें तो क्या है, दूध से बने, दूध से बने ऐसा पदार्थ या उत्पाद जो कि दूध के द्वारा तैयार हो उसको हम कहेंगे दुग्ध उत्पाद, या न्यू बोले दूध के रूप परिवर्तन के द्वारा तैयार दुग्ध उत्पादों को कहा जाता है दुग्ध उत्पाद। ठीक है, अब इन दुग्ध उत्पादों को हमने मोटे तौर पर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, इसका अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें तो फर्स्ट पार्ट है संघनित दुग्ध पदार्थ या कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें तो हम लेंगे दूध और दूध का हम करेंगे संघनन। ठीक है, संघनन का मीनिंग क्या है, तो संघनन का मतलब अगर देखें तो संघनन का मतलब होता है पानी को उड़ाना। ठीक है, जब पानी उड़ेगा तो क्या होगा, संघनन होगा, और संघनन अगर हुआ, पानी अगर उड़ा तो चीज कैसी होगी, गाढ़ी हो जाएगी, मतलब दूध कैसा होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने करवाया संघनन ताकि दूध गाढ़ा हो जाए, और संघनन के लिए हमने इसमें से निकाला है पानी। जब पानी निकाल देंगे तो पीछे जो पार्ट बचेगा वो है संघनित दुग्ध उत्पाद। ठीक है, तो संघनित दुग्ध पदार्थ बनाने के लिए दूध का संघनन किया जाता है, मतलब दूध को गाढ़ा किया जाता है। दूध में से पानी की कुछ मात्रा या फिर अधिकतर मात्रा निकाल दी जाती है। ठीक, अब इसके अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो इसका एक एग्जाम्पल है रबड़ी, एक खोआ, और देखें दुग्ध चूर्ण, संघनित दूध, कुल्फी, खीर व आइसक्रीम। ये सारे के सारे देखें तो ये उदाहरण है संघनित दुग्ध उत्पाद, जिनको बनाने के लिए हमने दूध में से पानी की कुछ मात्रा निकाली है और या फिर दूध में से पानी की अधिकतर मात्रा निकाली। आपने शायद देखा भी होगा खोआ, या इसी को बोला जाता है मावा। तो खोआ या मावा या फिर रबड़ी बनते हुए या दुग्ध चूर्ण आपने कभी देखा हो। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूध को गर्म करते हैं और गर्म करके उसमें से पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो इनके लिए अगर देखें तो दूध में से कुछ पानी निकाला, लेकिन इधर अगर देखें तो दूध में से अधिकतर पानी को निकाल दिया। ठीक है, तो तैयार हो गया दुग्ध चूर्ण। तो ये सारे के सारे दुग्ध उत्पाद हैं संघनित दुग्ध उत्पाद। फिर आगे चलें, सेकंड है किण्वित दुग्ध पदार्थ। क्लियर, किण्वित दुग्ध पदार्थ बनाने के लिए ये जो दूध है इसका हम करेंगे किण्वन। क्या करेंगे, किण्वन। और किण्वन कौन करेगा, किण्वन करेंगे जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु इस दूध का किण्वन करते हैं और किण्वन के बाद में तैयार करते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मतलब कि ये जो दूध है इस दूध के अंदर होता है दुग्धम, या इसी को हमने बोला है लैक्टोज, दुग्धम या लैक्टोज। क्लियर है, ये दुग्धम या लैक्टोज का किण्वन होता है और इस किण्वन के द्वारा तैयार होता है लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल टेस्ट में अगर देखें तो ये होता है खट्टा, मतलब इसके कारण दूध में क्या आ जाएगा, खट्टापन आ जाएगा। ठीक है, और खट्टापन आता है इसलिए भैया इस किण्वन को एक और नाम हमने दे दिया जिसका नाम है खट्टा जमाव या स्वीट कडलिंग। अब ये एक नई चीज आ गई सुनने में। ठीक है, ये क्या चीज है, तो किण्वन को ही क्या बोला गया है, खट्टा जमाव, या इंग्लिश में बोला जाता है सोर कडलिंग। जमाव मतलब जमना, जमना मतलब फटना। ठीक है, और फटने को एक तरह से देखे तो क्या बोल दिया, कडलिंग। कर्ड आपने सुना होगा, कर्ड को अगर हिंदी देखें तो हिंदी होता है दही। कर्ड का हिंदी दही। ठीक है, तो एक तरह से देखें तो दूध फटा है और फटने के बाद क्या बनेगा, कर्ड या दही बनेगा, कर्ड या दही। और इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को हमने कडलिंग बोल दिया। तो कडलिंग का मतलब क्या है, दूध का जमना या दूध का फटना। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कडलिंग। अब कडलिंग जब हुई, दूध जमा या दूध फटा, तो टेस्ट कैसा आता है, खट्टा टेस्ट आता है, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया, खट्टा जमाव या सौर कडलिंग। ठीक है, तो खट्टा जमाव या सौर कडलिंग
किण्वन का ही एक और नाम है। ठीक, तो दूध का हुआ किण्वन, किण्वन से बना लैक्टिक अम्ल, उसके कारण आया टेस्ट खट्टा। ठीक है, एक तरह से दूध फट गया और फटने के बाद टेस्ट आया खट्टा, और इसीलिए बोला इसको खट्टा जमाव। अब इस खट्टे जमाव से या फिर इस किण्वन के द्वारा हम तैयार करते हैं कुछ दुग्ध उत्पाद, जिनके नाम है दही, श्रीखंड, लस्सी व छाछ। ये चारों दुग्ध उत्पाद अगर हम देखें तो ये कैसे हैं? ये है किण्वित दुग्ध उत्पाद, जिनको बनाने के लिए हमने दूध का किण्वन किया, तैयार किया लैक्टिक अम्ल, और उससे बने ये चारों के चारों दुग्ध उत्पाद। ठीक, फिर नेक्स्ट चले थर्ड अगर देखें तो थर्ड है स्कंदित दुग्ध पदार्थ या कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स। स्कंदित दुग्ध पदार्थ या कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक, अब कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको दूध का कोगुलेशन या स्कंदन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? दूध का स्कंदन। ठीक, और स्कंदन के बाद में अगर हम देखें तो स्कंदन मेनली प्रोटीन का होता है। स्कंदन प्रोटीन का होता है। क्लियर? किण्वन हमेशा लैक्टोज का होता है, या यूं कहें कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है। ठीक है, तो किण्वन होता है लैक्टोज का और स्कंदन होता है प्रोटीन का। तो जब भी हम किण्वित दुग्ध उत्पाद बनाते हैं तब दूध का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अवयव है लैक्टोज, और जब भी हम किण्वित दुग्ध उत्पाद बनाते हैं, स्कंदित दुग्ध उत्पाद बनाते हैं, तब दूध का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अवयव है प्रोटीन। तो जहां पर भी स्कंदन नाम आ जाए, स्कंदित नाम आ जाए, कोगुलेशन नाम आ जाए, कोगुलेटेड नाम आ जाए, इसका मतलब काम किसके ऊपर चल रहा है? प्रोटीन के ऊपर काम चल रहा है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? तो स्कंदन का मतलब एक तरह से यह है कि इसमें भी हम दूध को फाड़ना है, हमको इसमें भी दूध जमेगा, स्कंदन में भी दूध जमेगा। ठीक है, पर जमने का क्या मतलब है? जमने का मतलब है कि इसमें लिक्विड पार्ट अलग होगा, सॉलिड पार्ट अलग होगा। सॉलिड पार्ट के अंदर आएगी प्रोटीन, जो ठोस भाग है उस भाग के अंदर आ जाएगी प्रोटीन। मतलब हमने क्या किया? हमने प्रोटीन को अलग कर दिया, प्रोटीन को सेपरेट कर दिया। तो प्रोटीन को सेपरेट करने की प्रोसेस क्या है? स्कंदन। ठीक, अब सेपरेट करके कहां ले गए? तो हमने कहा ठोस भाग में। इसका मतलब हम किसके अंदर ले जाएंगे? स्कंदित दुग्ध पदार्थ में। तो स्कंदित दुग्ध पदार्थ अगर देखें तो किसमें धनी हो गए? ये प्रोटीन में धनी होते हैं, इनमें प्रोटीन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने दूध से प्रोटीन को अलग करके इनके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्कंदन की अगर बात हो, इसका मतलब प्रोटीन के ऊपर काम चल रहा है। हमेशा स्कंदन किसका होगा? प्रोटीन। और जब प्रोटीन का स्कंदन होगा, प्रोटीन अलग होगी, तो तैयार हो जाएंगे कर्ड या दही। मतलब दूध फिर फटा है, स्कंदन में भी दूध क्या हो रहा है? फिर फटेगा। ठीक, पर यहां पर अगर हम टेस्ट की बात करें तो मीठापन आता है। जब भी स्कंदन होगा तो टेस्ट कैसा आएगा? मीठा आएगा। और इसीलिए इसको एक नाम हमने दे दिया मीठा जमाव या स्वीट कडलिंग। जैसे थोड़ी देर पहले खट्टा जमाव था, क्यों? क्योंकि टेस्ट कैसा आया था? किण्वन के बाद में खट्टा टेस्ट आया था, इसलिए उसको खट्टा जमाव बोल दिया। यहाँ स्कंदन के बाद में टेस्ट आया मीठा, इसलिए इसको बोल दिया मीठा जमाव। तो जब भी स्कंदन होगा तब अगर देखें तो टेस्ट कैसा आता? मीठा। इसका एक अच्छा उदाहरण जो आपके आसपास का है इस स्कंदन का, वो है खीस, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक, और लोकल लैंग्वेज में देखें तो इसको बोला जाता है चीका या पेवसी या तेली। हमने पढ़ रखा है इसको। ठीक है, तो कभी देखा हो कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो खीस या कोलेस्ट्रम फट जाता है। उसका रीजन भी हमने देखा। फटने का जो मेन रीजन था वो था एल्बुमिन व ग्लोबुलिन। इन दोनों की उपस्थिति के कारण या इनकी मात्रा ज्यादा होने के कारण ये खीस या कोलेस्ट्रम गर्म करने पर फट जाता है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन क्या चीज है? प्रोटीन है, दोनों की दोनों। ठीक, और प्रोटीन एल्बुमिन या ग्लोबुलिन फट रही है, इसका क्या मतलब है? स्कंदन हो रहा है। तो जब भी हम खीस को गर्म करते हैं तो दोनों प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, और इसीलिए खीस गर्म करने पर फट जाता है। ठीक है, अब कभी आपने गर्म करने के बाद में इसका यूज किया हो, इसको खाया हो या पिया हो, तो आपने देखा होगा इसका टेस्ट हल्का मीठा आता है, खट्टा नहीं लगता है। कैसा लगता है? मीठा।
इसका मतलब कि स्कंदन जब भी हो रहा है तो टेस्ट कैसा आता है, मीठा टेस्ट है, और किण्वन जब भी होगा तो टेस्ट कैसा आएगा, खट्टा आएगा, क्योंकि क्या बन रहा, अम्ल बन रहा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए इसको क्या बोला हमने, मीठा जमाव, और किण्वन को बोला है हमने खट्टा जमाव। ठीक, अब इस मीठे जमाव से या स्कंदन से देखें तो हम बनाते हैं दो दुग्ध उत्पाद, एक पनीर और एक छेना। ठीक है, पनीर देखें तो इसको बनाने के लिए, पनीर को बनाने के लिए स्कंदन का काम एंजाइम से होता है, और छेना बनाने के लिए स्कंदन का काम अम्ल से होता है। मतलब पनीर एक एंजाइम स्कंदित दुग्ध उत्पाद है, जबकि छेना एक अम्ल स्कंदित दुग्ध उत्पाद है। ठीक है, दोनों के दोनों स्कंदित दुग्ध उत्पाद है, लेकिन यह एंजाइम से और यह अम्ल से। फिर नेक्स्ट देखें, वसा के रूप परिवर्तन द्वारा फेज इन्वर्सन ऑफ फैट। अब इसमें हम वसा का रूप चेंज करेंगे, उसका फेज बदलेंगे। ठीक, तो वसा अगर देखें तो दो रूपों में हो सकती है, पहला ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। इस कंडीशन में देखें तो इसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मीनिंग है पानी में वसा। ठीक, और इसका मीनिंग अगर देखें तो वसा में पानी, वसा में पानी। ठीक, अब इसका मीनिंग अगर देखें तो क्या होगा, पानी में वसा का क्या मतलब, पानी ज्यादा वसा कम। अगर हम देखें वसा में पानी है तो इसका मतलब वसा ज्यादा और पानी कम। तो एक में पानी ज्यादा है और एक में वसा ज्यादा है। ठीक है, मतलब जिसमें वसा कम और पानी ज्यादा वो हो जाएगा ऑयल इन वाटर, और जिसके अंदर पानी कम और वसा ज्यादा वो हो जाएगा वाटर इन ऑयल। जिसमें पानी ज्यादा वसा कम, ऑयल इन वाटर, जिसमें वसा ज्यादा पानी कम, वाटर इन ऑयल। ठीक, अब ऑयल इन वाटर की बात करें तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल है इसके, दूध, दही और क्रीम। ये तीनों के तीनों अगर देखें तो ये कैसे हैं, ऑयल इन वाटर। इसका मतलब कि इनमें पानी ज्यादा है और वसा कम, पानी ज्यादा वसा कम। क्या ये दूध के साथ में ऐसा है, तो है। दूध में अगर देखें तो हमने पढ़ा है वसा 4% और पानी 87%, ये हमने पढ़ा है। तो वसा कम पानी ज्यादा, किसका उदाहरण हुआ, ऑयल इन वाटर। दही की अगर बात करें तो दही में भी सेम कंडीशन है। ठीक है, इसमें भी अगर वसा देखें तो 5 से 8% और पानी देखें तो 85 से 88%। तो इसमें भी अगर हम देखें तो वसा कम है और पानी ज्यादा। फिर क्रीम की बात करें तो क्रीम में अगर देखें तो वसा होती है 25 से 30% के आसपास, और अगर नमी देखें तो ये लगभग 60 से 65%। मतलब यहां पर भी देखें तो वसा कम है और पानी ज्यादा है। क्रीम की कंडीशन में दिमाग में यह आता है कि क्रीम के अंदर वसा ज्यादा है। ठीक, ये हमारे दिमाग में है, और ये सही भी है कि क्रीम में वसा ज्यादा है, पर पानी से ज्यादा नहीं। क्रीम में वसा ज्यादा है, इनके कंपेयर में अगर देखें तो वसा उसके अंदर ज्यादा है, लेकिन पानी से ज्यादा नहीं। ठीक है, क्रीम अगर देखें तो एक वसा सांद्रित दुग्ध उत्पाद है, मतलब ऐसा दुग्ध उत्पाद है जिसमें वसा ज्यादा होती है, लेकिन पानी से ज्यादा नहीं होती। इसलिए ये भी किसका उदाहरण है, ऑयल इन वाटर। ठीक, अब दूसरा है वाटर इन ऑयल। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में एक है हमारे पास में मक्खन और दूसरा है घी। ठीक, ये दोनों किसके उदाहरण है, वाटर इन ऑयल, मतलब इसमें पानी कम है और वसा ज्यादा है। मक्खन में अगर हम देखें तो मक्खन में वसा की अगर हम बात करें तो ये होती है लगभग 80%, और अगर हम पानी की बात करें तो ये होती है लगभग 16%। ठीक है, तो वसा ज्यादा और पानी कम। यही चीज अगर हम घी की देखें तो घी में वसा अगर हम देखें तो ये होती है 99.5%, और अगर हम नमी देखें तो ये होती है 0.5% या 0.5%। तो इसमें भी देखें तो वसा ज्यादा और पानी कम, मतलब दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हुए, वाटर इन ऑयल। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो यह मक्खन अगर हमको बनाना है
तो दूध से मक्खन बनता है, दही से भी बनेगा, क्रीम से भी बनेगा। अरे भैया दूध से दही और दही से मक्खन, दूध से क्रीम और क्रीम से मक्खन। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन तीनों से क्या तैयार किया हमने, मक्खन तैयार किया। ऐसे घी की बात करें तो वो भी इन तीनों से बन सकता है, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी, या फिर दूध से क्रीम और क्रीम को गर्म करके डायरेक्ट घी। ठीक है, तो इन तीनों से घी भी बन रहा है। इसका मतलब कि भैया ये तीनों इन दोनों को बनाने के लिए चाहिए। अब ये तीनों अगर देखें तो ये तीनों के तीनों ऑयल इन वाटर हैं, ये तीनों ऑयल इन वाटर है, और इनसे किनको बनाया हमने, इन दोनों को, और ये कैसे हैं, वाटर इन ऑयल। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो क्या हुआ कि जो वसा पहले ऑयल इन वाटर थी वो कन्वर्ट होके आ गई वाटर इन ऑयल। तो हमने क्या किया, वसा का रूप बदल दिया, उसका रूप परिवर्तन कर दिया कि जो पहले ऑयल इन वाटर थी वो हो गई वाटर इन ऑयल। मतलब पहले पानी में वसा थी, बाद में वो वसा में पानी हो। ठीक, तो वसा के रूप परिवर्तन से कौन से बने, दो बने, एक तो मक्खन और एक, तो ये दोनों दुग्ध उत्पाद हैं वसा के रूप परिवर्तन द्वारा तैयार। ठीक, और ये दोनों देखें, ये दोनों अगर देखें तो भैया ये दोनों किसकी बात हो रही है, वसा की। और वसा हमको पता है कि दूध में पायस के रूप में होती है। तो चाहे पानी में वसा डालें या वसा में पानी डालें, बनेगा तो कौन सा घोल, पायस ही बनेगा। ठीक, तो ये सारे के सारे एक तरह से हम किसके बोल सकते हैं, पायस के उदाहरण। लेकिन इनमें सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। दूध पायस का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा गया है कि पायस का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो वो है दूध। ठीक, तो ये है चारों के चारों दुग्ध उत्पाद या चार प्रकार के दुग्ध उत्पाद। पहला था संघनित, दूसरा किण्वित, तीसरा स्कंदित और चौथा वसा के रूप परिवर्तन द्वारा तैयार। ठीक, अब इसके बाद में ये जो दुग्ध उत्पाद अभी हमने देखे हैं इनको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला दुग्ध उत्पाद है हमारे पास में रबड़ी। शुरुआती कुछ मीठे से हो जाए। ठीक है, रबड़ी आपने सुना भी होगा और आपने खाया भी होगा। ठीक, हो सकता है आपने बनते हुए भी देखा हो। ठीक है, तो रबड़ी बड़ी सिंपल है बनाने में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूध। वैसे देखें तो संघनित दुग्ध उत्पाद है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिए कढ़ाई के अंदर दूध को। ठीक है, अब ये जो दूध लिया इसको हमको गर्म करना है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तब ध्यान रखना है कि इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब नहीं करने का क्या मतलब है, ये जो कढ़ाई जिसके अंदर हमने दूध लिया है, इस दूध को हमको इसके अंदर कोई भी किसी टाइप की चीज चम्मच हमको नहीं घुमाना, बिल्कुल भी इसको हिलाना डुलाना नहीं है। जैसा है वैसा का वैसे ही रखना। अब जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो जब ऐसा करेंगे तो इस दूध के ऊपरी सतह पर एक परत बनेगी। ठीक, उस परत को हमको साइड में कर लेना। ठीक है, साइड में मतलब कढ़ाई के अंदर ही साइड में करना, उसके जो किनारे हैं वहां पर ले जाकर उसको साइड में कर देंगे। ठीक, गर्म होता रहेगा, फिर वापस क्या होगा, वापस परत बनेगी। ठीक है, फिर इस परत को क्या करेंगे, फिर अलग कर देंगे। ऐसे करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कब तक, लेकिन जब तक कि जितना हमने दूध लिया था उसका 1/5 से 1/8 भाग ना बचे। जब इतना भाग बचेगा, जो दूध हमने लिया, मान लो हमने दूध 10 लीटर लिया है। ठीक है, अब इस 10 लीटर का 1/5 से 1/8 भाग बचना चाहिए। तो 1/5 भाग अगर देखें तो कितना बचेगा, लगभग 2 किलो या 2 लीटर। 1/8 देखें तो कितना, लगभग 1.25 लीटर। तो जब मटेरियल 1.25 से 2 लीटर के आसपास बचे तब हमको गर्म करना, इसको बंद कर देना है। गर्म करना बंद कर देंगे और जो परत पहले हमने अलग की थी उस परत को इस भाग के अंदर मिक्स कर देंगे। जो साइड में कर रखी थी हमने कढ़ाई में, वो सारी की सारी अब इस पार्ट के अंदर मिला दी। ठीक, इसको मीठा करने के लिए इसके अंदर हम मिक्स करेंगे शक्कर 5 से 6%। ठीक, तो ये हमने मिक्स कर दी इसके अंदर शक्कर। अब इसके अंदर 3 चीजें हो गई। एक तो जो पहले 1/5 से 1/8 भाग बचा वो,
प्लस अलग से जो परत की थी वो परत को मिक्स कर दिया, प्लस शक्कर इसके अंदर मिला दी। अब इन तीनों चीजों को थोड़ी देर के लिए हमको वापस गर्म करना, ठीक है, और गर्म करने के बाद में तैयार हो जाएगी रबड़ी। तो ये बन गई रबड़ी। कितना सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, दूध को बस गर्म करते जाना है, परत या लेयर को अलग करते जाना है, गर्म करते जाएंगे, अलग करते जाएंगे। जब ऐसा लगे कि हाँ ये जितना हमको चाहिए था उतना बचा है, तब गर्म करना बंद कर देंगे, जो परत अलग की थी वो मिक्स कर देंगे, शक्कर ऊपर से 5 से 6% इसके अंदर मिला देंगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए गर्म किया, रबड़ी हो गई तैयार। तो ये बन गई रबड़ी। अब ये जो रबड़ी है इसके अंदर देखें इसके संगठक, ठीक, तो संगठक में अगर देखें तो सबसे पहला है नमी, नमी मतलब पानी, और वो होता है 30%, ठीक है। दूसरा इसके अंदर अगर हम देखें तो वसा, ठीक है, और वसा अगर देखें तो वो है 20%, ठीक। तीसरा अगर देखें तो दुग्धम, दुग्धम मतलब शायद आपको पता हो लैक्टोज, दुग्धम का मतलब है लैक्टोज, तो लैक्टोज 17%। फिर आगे चले प्रोटीन, तो प्रोटीन अगर देखें तो वो है 10%, फिर खनिज 3%, और फिर आखिरी में शक्कर देखें 20%, ठीक। तो 30% नमी, 20% वसा, 17% दुग्धम, 10% प्रोटीन, 3% खनिज और 20% शक्कर। या इसको हम थोड़ा सा मान लो इनको इंटरचेंज करते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा 30, 20, 10, नमी, वसा और प्रोटीन, 30, 20, 10, 17, 3, 20, इन दोनों को ऐड करो, ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये है रबड़ी का संगठन, मतलब रबड़ी में कुल मिलाकर ये 6 चीजें उपस्थित होती है। अब इसमें अगर देखें तो ये जो 4 चीजें हैं इनको कहते हैं हम दुग्ध ठोस, वसा, दुग्धम, प्रोटीन और खनिज, ये 4 चीजें दुग्ध ठोस कहलाती, ठीक है। क्यों कहा इनको दुग्ध ठोस? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो दूध के अंदर उपस्थित होती, हमने बाहर से नहीं मिलाई है, ये न वसा, न दुग्धम, न प्रोटीन, न खनिज, ये पहले से ऑलरेडी दूध में थी, इसीलिए इनको बोला दुग्ध ठोस। तो अगर ये 4 चीजें देखें तो कितनी है 50%, तो रबड़ी में दुग्ध ठोस 50% होता है, ठीक है। अब शक्कर को हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इसको बाहर से हमने मिलाया है, ये ऐसा ठोस है जो कि बाहर से आया है, ये दूध का ठोस नहीं है, तो फिर इसको हमने इस दुग्ध ठोस के अंदर इसीलिए नहीं रखा है। तो कहां रखें? तो इसको हम रखेंगे कुल ठोस के अंदर, इसमें कुल ठोस, ये सारे के सारे अगर देखें तो ये क्या है, ये है कुल ठोस या टोटल सॉलिड्स, और ये है नमी। और हमारी बातचीत हुई दुनिया में 2 ही चीजें हैं, जल और थल, ठीक है। जल 30%, तो थल कितना बचा 70%। तो रबड़ी में कुल ठोस 70%, दुग्ध ठोस 50% और नमी 30%, ठीक है। तो यह है रबड़ी का संगठन, और यह संगठन ही इस रबड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एग्जाम में वसा पूछा है, शक्कर पूछा है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो है रबड़ी में कुल ठोस कितने होते हैं, तो वो है 70%, ठीक है। तो यह है पहला दुग्ध उत्पाद रबड़ी। आगे चलें, दूसरा दुग्ध उत्पाद खोवा या मावा, ये भी आपने सुना है, ठीक है, खाया भी होगा, बनाया भी होगा, बनते देखा भी होगा, ठीक है। तो अब इसको हम बनाते हैं, तो खोआ या मावा देखें तो ये भी कैसा दुग्ध उत्पाद है, संघनित दुग्ध उत्पाद, ठीक है, जिसके अंदर पीएफए के अनुसार, अब ये क्या नई चीज आई या नई बला है, तो पीएफए देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, पीएफए, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है क्या चीज? तो ये अगर देखें तो ये है कानून, दुग्ध उत्पादों के अंदर मिलावट को रोकने के लिए, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, ठीक है, फूड मतलब खाद्य पदार्थ, जो भी खाद्य पदार्थ है वो, और अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। तो दुग्ध उत्पादों या दूध के अंदर या खाद्य पदार्थों के अंदर
मिलावट को रोकने के लिए जो कानून बना, उस कानून को नाम दिया पीएफए कानून। ठीक है, और इसने जो है अलग अलग दुग्ध उत्पादों के अंदर दूध के अवयव या बाहर से मिलाए गए ठोसों का एक निश्चित मात्रा दी है कि वह मात्रा एक मिनिमम जो है या एक स्टैंडर्ड से न तो ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। अगर उसने बोल दिया कि कम नहीं होना तो कानून के हिसाब से उतनी हो या उससे ज्यादा हो, या उसने बोल दिया इससे ज्यादा नहीं होना तो या तो उतनी हो या उससे कम। ठीक, तो इस खोआ के अंदर अगर हम देखें तो पीएफए के अनुसार वसा कम से कम 20% होना चाहिए। किसके अंदर? खोआ या मावा के अंदर कम से कम 20% वसा हो, मतलब कि या तो इतनी वसा हो या इससे ज्यादा वसा हो। इससे कम अगर वसा हुई मतलब आपने कानून तोड़ा। ठीक, आगे चलें। इसके लिए अगर दूध की बात करें तो खोआ जो है हम गाय के दूध से बना सकते हैं, हम भैंस के दूध से बना सकते हैं, हम बकरी के दूध से बना सकते हैं, हम भेड़ के दूध से बना सकते हैं। मतलब कि खोआ सभी दूध से बनाया जा सकता है। पर इसके लिए अगर उत्तम दूध देखें, सर्वोत्तम दूध देखें तो वो है भैंस का दूध। क्यों है? क्योंकि इससे खोआ या मावा मुलायम बनता है और ज्यादा मात्रा में बनता है। एक तो मुलायम बनेगा और दूसरा ज्यादा मात्रा। इन दो कारणों के कारण भैंस के दूध को खोआ बनाने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, आगे चलें। अब ये इसमें से जो भी दूध हमको मिले या जो भी हमारे पास में हो उसको एक कढ़ाई के अंदर ले लेंगे और फिर इस दूध को हम गर्म करेंगे। ठीक है, जब ये दूध को हम गर्म करते हैं तब ध्यान रखना कि इसके अंदर हमको पलटा घुमाना है। शुरुआत में इस पलटे की स्पीड हमको कम रखना है, लेकिन बाद में हम देखेंगे धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगता है, साथ में होने लगता है पीला। उस समय इस पलटे की स्पीड हम बढ़ा देंगे। ठीक है, ये जो दूध है इसके पीला होने जब लगे तब भैया एक परिवर्तन आता है, एक रासायनिक इसके अंदर चेंज आता है, और वो चेंज है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का फटना। इनकी बातचीत अभी थोड़ी देर पहले हुई है हमारी, और पहले भी ऑलरेडी इनकी बातचीत हमारी हो चुकी है। ठीक है, हमने कहा था जब दूध को हम गर्म करते हैं तब ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन फट जाती है, और इसी के कारण इस दूध का रंग होने लग गया है पीला। और ये एक महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन है जो कि खोआ बनाते समय होता है। ठीक है, इसकी एक और बातचीत हमारी हुई है कि ये प्रोटीन है, और प्रोटीन दूध में कलील या कोलाइड के रूप में होती है। कलील या कोलाइड, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, गरम जब हमने किया तो ये जो प्रोटीन है हमने कहा दोनों की दोनों गर्म करने पर फट जाती है, और इसके कारण इनकी जो कोलाइडल प्रॉपर्टी है, कोलाइडल गुण है, वो खत्म हो जाता है और ये दोनों के दोनों पायस के फॉर्म में आ जाते हैं। ये इनके ऊपर हमारी डिस्कस हो चुकी। ठीक है, कोलाइड या कलील गुण की बात करें तो हमने बोला ये है घुलनशील रूप। ठीक, पायस की हमारी बातचीत हुई है, ये है अघुलनशील रूप। मतलब गर्म करने से पहले ये दोनों प्रोटीन घुली हुई थी, हो सकता है थोड़ी घुली हो पर घुली हुई थी, लेकिन गर्म करने के बाद में जितनी घुली हुई थी वो भी काम खत्म हो गया और एक इसमें आ गई अघुलनशील रूप। मतलब हम बोल सकते हैं कि गर्म करने से इन प्रोटीन की घुलनशीलता खत्म हो गई और ये किसमें आ गए? अघुलनशील रूप। ठीक, तो ये दो बड़े चेंज कब हुए? जब हमने बनाया खोआ। पहला एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों फट गए और फटने के कारण इनकी घुलनशीलता खत्म हो गई। ठीक, और इसी के कारण देखें तो ये जो दूध है ये हो गया है पीला। अब ये धीरे धीरे इसको गर्म करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे भैया ये हो जाएगा पूरी तरह गाढ़ा, और जैसा हमको चाहिए अगर वैसा हो जाए तो फिर हम मान लेंगे कि खोआ या मावा तैयार है। ठीक है, तो ये बन गया खोआ या मावा, सिंपल। ठीक, अब इसमें एक थोड़ी सी रबड़ी और इसमें अगर डिफरेंस देखें तो एक डिफरेंस बड़ा ये है कि रबड़ी में हमने कहा है कि हम दूध को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पर इसमें हमने देखा है कि इसको हमने पूरे टाइम डिस्टर्ब किया, इसको हमने चैन से बैठने नहीं दिया दूध को। ठीक है, तो भैया एक चीज ध्यान रखना, जब भी खोआ बनाए तब उसके अंदर पलटा हमको पूरे टाइम घुमाते रहना है। शुरुआत में जब दूध पतला रहे तब धीरे धीरे घुमाना है, लेकिन जब दूध गाढ़ा होने लगे तो पलटे की स्पीड हमको बढ़ा देनी, क्योंकि पलटा जितना तेज घुमाएंगे खोआ या मावा उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक, आगे चले। अब या ये हमने बनाया या तो गाय के दूध से या भैंस के दूध से। अगर हम गाय के दूध से बना रहे हैं
तो खोआ या मावा बनता है 18 से 20%। और अगर हम भैंस के दूध से बना रहे हैं तो खोआ या मावा बनेगा 22 से 24%। ठीक है, गाय के दूध से लगभग 18 से 20% और भैंस के दूध से लगभग 22 से 24% खोआ हमको प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने लिया 1 लीटर दूध, ठीक, पहले हमने लिया गाय का दूध। अब इससे अगर देखें तो इस 1 लीटर गाय के दूध से खोआ या मावा बनता है 180 से 200 ग्राम। परसेंट में हमने कहा कितना है, 18 से 20%। अब 18 से 20% का क्या मतलब है, 18 से 20% का मतलब है 18 से 20 ग्राम किससे बनेगा, 100 ml दूध से। 18 से 20 ग्राम खोआ बनेगा 100 ml, तो परसेंट कितना हो गया, 18 से 20%। पर दूध कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो 1000 ml मतलब इससे 10 गुना ज्यादा हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये भी 10 गुना ज्यादा बनेगा। तो 1000 ml दूध से खोआ या मावा कितना बनेगा, 180 से 200 ग्राम। तो गाय के 1 लीटर दूध से लगभग 180 से 200 ग्राम और भैंस के 1 लीटर दूध से 220 से 240 ग्राम खोआ या मावा तैयार हो। ठीक, अब एवरेज देखें तो गाय के दूध से एवरेज लगभग 200 ग्राम और भैंस के दूध से एवरेज लगभग 250 ग्राम खोआ या मावा तैयार हो जाता है। अब मान लो हमें 1 किलो खोआ बनाना है, 1 किलो हमको खोआ बनाना है, तो फिर अगर मान लो गाय के दूध से बनाना है तो कितना दूध लें, तो 200 ग्राम खोआ कितने दूध से बना है, 1 लीटर। 200 ग्राम 1 लीटर, तो 2 लीटर से 400 ग्राम बनेगा, 4 लीटर से 800 ग्राम बनेगा, 5 लीटर से 1 किलोग्राम बनेगा। अगर 5 लीटर दूध लिया तो 1 किलोग्राम खोआ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो गाय के दूध से अगर मुझे 1 किलो खोआ बनाना है तो मुझे दूध लेना पड़ेगा 5 लीटर। लेकिन यही चीज अगर भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के 4 लीटर दूध से तैयार हो जाएगा 1 किलो खोआ या मावा। ठीक है, तो 5 लीटर दूध गाय का, उससे बनेगा 1 किलो। अगर भैंस से बनाना है तो 4 लीटर दूध से। ठीक, तो ये है खोआ या मावा, हमारा दूसरा दुग्ध उत्पाद। और इसमें अगर देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा है, ये परसेंट एग्जाम में पूछा है, सर्वोत्तम दूध किसका है ये एग्जाम में पूछा है, ये दोनों परसेंट एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा। तो खोआ या मावा भी देखें तो एक इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोडक्ट है या दुग्ध उत्पाद है। फिर आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छेना। ठीक है, अब छेना क्या चीज है, तो भैया छेना अगर देखें तो ये हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये स्कंदित दुग्ध उत्पाद है। कैसा है, स्कंदित दुग्ध उत्पाद। और स्कंदन या स्कंदित की हमारी बातचीत हुई है, स्कंदन होता है प्रोटीन का, और इसकी हमारी बातचीत हुई है कि प्रोटीन को दूध से अलग करने की क्या है, स्कंदन। और अलग करके इसको कहां ले जा रहे हैं हम ले जा रहे हैं छेना या स्कंदित दुग्ध उत्पाद। मतलब छेना अगर देखें तो किसमें धनी होगा, प्रोटीन। तो छेना की अगर हम बात करें तो छेना के अंदर, ये वैसे हमने देख लिया है कि अम्ल स्कंदित है, छेना के अंदर अगर देखें तो प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, साथ में कैल्शियम और फास्फोरस भी ज्यादा है। ठीक, अगली चीज देखें तो इसके अंदर लैक्टोज कम होता है, लैक्टोज कम है और प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा है। तो ध्यान रखना, स्कंदित दुग्ध उत्पाद हमेशा किसमें धनी रहेंगे, प्रोटीन में धनी रहेंगे। आगे चलें, इसको बनाने के लिए अगर देखें तो दूध हम गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, भेड़ का भी ले सकते हैं, बकरी का भी ले सकते हैं। ठीक है, हम इसमें भैंस, गाय, भेड़, बकरी सभी के दूध का उपयोग कर सकते हैं छेना बनाने के लिए। लेकिन इनमें अगर देखें तो सर्वोत्तम दूध है गाय का। क्यों है, क्योंकि इससे छेना बनता है मुलायम, छेना बनेगा मुलायम। ठीक, और दूसरा एक और रीजन देखें तो इसकी जो प्रोटीन होती है या गाय के दूध की जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा अलग होती है। जैसे गाय के दूध में अगर हम प्रोटीन देखें तो ये लगभग होती है 3.4% के आसपास, और अगर भैंस के दूध में हम प्रोटीन देखें तो ये होती है 3.9% के आसपास। क्लियर है, इधर कम प्रोटीन है, इधर ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन जब इनसे हम खोआ या मावा तैयार करेंगे तो जब हम छेना तैयार करेंगे तो गाय के दूध से अगर हमने छेना बनाया तो इसके अंदर लगभग 17.5% प्रोटीन होती है।
और अगर हमने भैंस के दूध से बनाया तो इसके अंदर 14.5% के आसपास प्रोटीन होती है। ठीक, मतलब एकदम उल्टा हो रहा है। भैंस के दूध में ज्यादा थी पर छेना में कम है, गाय के दूध में कम थी लेकिन छेना में ज्यादा। मतलब हम बोल सकते हैं कि गाय के दूध की प्रोटीन ज्यादा अलग होती है। तो इन दो कारणों के कारण इस गाय के दूध को हमने बोला है सर्वोत्तम। ठीक है, तो ध्यान रखना, छेना बनाने के लिए सबसे अच्छा दूध है गाय का। आगे चलें, जो भी दूध हम ले रहे हैं, चाहे गाय का ले, भैंस का ले, भेड़ का ले, बकरी का ले, उसमें वसा और वसारी ठोस का अनुपात 1:2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो जैसे भैया दूध में अगर हम वसा की बात करें तो लगभग 4% होती है, तो फिर वसारी ठोस कितना होना चाहिए? कम से कम 8% तो होना चाहिए, तभी अनुपात कितना आएगा? 1:2। जनरल दूध में अगर देखें तो ये हमने देखा है 9 के आसपास होता है। इसका मतलब कि हाँ, अनुपात या तो इतना आएगा या इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जो भी दूध लें उसमें वसा और वसारी ठोस का अनुपात 1:2 होना चाहिए। अब ये दूध लिया, इस दूध को हम 80 से 82 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें। ठीक है, अब जब इसको गर्म करें तभी इसके अंदर हमको मिलाना है जामन। जामन मतलब अम्ल, और ये हम मिलाएंगे 1 से 2%। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर मिला दिया जामन या अम्ल। अब कब मिलाया? 80 से 82 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इसी ताप पर हमको मिलाना है जामन या अम्ल। ठीक, अब ध्यान रखना, अम्ल जो है इसका मुख्य काम अगर देखें तो वो है किण्वन। अम्ल का मुख्य काम किण्वन, लेकिन यहां पर हम बना रहे हैं स्कंदित दुग्ध उत्पाद, तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। पर भैया जब इस अम्ल को हम गर्म दूध में मिलाते हैं तब यह करता है स्कंदन का काम, और जब इस अम्ल को हम ठंडे दूध में मिलाते हैं तब यह करता है किण्वन का काम। यहां हमने इसको गर्म दूध में मिलाया है, इसलिए कौन सी क्रिया होगी? स्कंदन का काम हो। ठीक है, तो ये हमने मिला दिया इसके अंदर गर्म दूध के अंदर जामन। अब जामन मिलाने के कुछ समय बाद में ये जो दूध है ये फट जाएगा और ये तैयार हो जाएगा दही या कर्ड। ठीक है, अब ये जो दही या कर्ड तैयार हुआ है इसके लिए भैया हम लेंगे कपड़े की पोटली, और उस पोटली के अंदर इस दही को हम रख देंगे। ठीक है, ये जो दही या कर्ड है इसको किसमें भर दिया? उस कपड़े की पोटली। क्यों रखा? ताकि भैया इसमें से बूंद बूंद पानी निकल जाए, बूंद बूंद पानी इसके अंदर से निकल जाए। उस पानी को निकालने के लिए ही हमने इसको रखा है इस पोटली के अंदर। पर ध्यान रखिएगा, इसको निचोड़ना नहीं है, अपनी मर्जी से जितना पानी निकल जाए वो पानी हमको बाहर करना है। ठीक, तो यह पानी हमने इस पोटली में रखकर निकाल दिया, और इस पानी को बोला जाता है पनीर जल या भय। पनीर जल या भय हमने पहले कहीं डिस्कस कर रखा है, जब हमने दूध के भौतिक गुण पढ़े थे उसमें पहला गुण रंग पढ़ा था, उस समय हमने इस पनीर जल की हल्की फुल्की डिस्कस की थी कि पनीर जल कब बनता है? जब हम बनाते हैं स्कंदित दुग्ध उत्पाद। तो स्कंदित दुग्ध उत्पाद बनाते समय क्या निकलेगा? पनीर जल या भय। और ये जो पनीर जल या भय है इसका पीएच होता है 5.3 से 5.5। इस पीएच वाला पनीर जल हमको मिलेगा आखिरी। जब ये पनीर जल निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा ठोस भाग, और इस ठोस भाग को ही हम बोलेंगे छेना। ठीक है, तो पनीर जल अलग कर दिया, पीछे ठोस भाग बचा, उसको बोल दिया हमने छेना। तो ये तैयार हो गया छेना, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है चक्का। ठीक है, पर चक्का अगर देखें तो चक्का किण्वित दुग्ध उत्पाद, किण्वित है चक्का। ठीक, बनाने की प्रोसेस दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट। डिफरेंस एक ही है कि इसमें किण्वन होगा और छेना बनाने के लिए स्कंदन करना पड़ेगा। और अंतर हमने बता दिया है कि भैया अगर हमको छेना बनाना है तो हमको गर्म दूध के अंदर ही जामन या अम्ल मिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमको चक्का बनाना है तो फिर हमको दूध को ठंडा करके मिलाना पड़ेगा। और जब दूध को ठंडा करके जामन मिलाया जाता है तब आगे चल के तैयार होता है दही। दही बनाने की प्रोसेस ही यही है कि दूध को गर्म करो, फिर ठंडा करो, उसके अंदर जामन मिला दो, जामन मिला के रख देंगे, कुछ समय बाद में दूध फट जाएगा, दही तैयार।
अभी जो दही बना है, इस दही में से हम बाहर करेंगे जल या पानी। इस कपड़े की पोटली में बांधकर इस दही में से क्या निकाल देंगे? पानी। पीछे जो भाग बचेगा वो क्या है? वो है चक्का। और इस चक्के से ही आगे चल के हम तैयार करते हैं श्रीखंड। श्रीखंड का हमने अभी पढ़ा है कि वो एक किण्वित दुग्ध उत्पाद है। तो क्यों है? क्योंकि वो किससे बना है? चक्का। और चक्का क्या है? किण्वित दुग्ध उत्पाद। ठीक, तो छेना और चक्का में एक ही डिफरेंस है, जामन मिलाने का ताप। एक में कमरे के ताप पर चक्का बनाना है तो कमरे के ताप पर जामन मिलाएंगे, और अगर छेना बनाना है तो 80 से 82 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम मिला देंगे जामन। ठीक है, चक्के से आगे चल के श्रीखंड बनेगा। और छेना से अगर देखें तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयां बनती है, जैसे रसगुल्ला, आपने देखा होगा, सुना होगा, खाया होगा। रसमलाई, राजभोग, संदेश। ठीक, ये सारी की सारी मिठाइयां किससे बनती है? छेना से, जबकि चक्का से बनता है श्रीखंड। ठीक है, तो ये है हमारा आज का तीसरा दुग्ध उत्पाद, छेना, या जिसको हम बोल सकते हैं चक्का। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देख लिया 3 दुग्ध उत्पाद। पहला रबड़ी था, दूसरा खोआ। दोनों के दोनों संघनित दुग्ध उत्पाद थे। तीसरा है छेना, और छेना है स्कंदित दुग्ध उत्पाद। और स्कंदन भी किससे हुआ है? अम्ल। तो हम बोल सकते हैं अम्ल स्कंदित दुग्ध उत्पाद। ठीक है, तो ये 3 दुग्ध उत्पाद हो गए आज हमारे। अब इनके ऊपर ही कुछ हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबड़ी में निम्न मात्रा में वसा होती है। तो रबड़ी का संगठन हमने देखा है, ठीक है, और हमने देखा है कि उसमें वसा 20% होती है। 30% तो नमी है, ठीक है, 15 कुछ है नहीं, 25 भी कुछ नहीं। तो आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन देखें, खोआ बनाने में दुग्ध प्रोटीन की घुलनशीलता। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, खोआ बनाते समय दुग्ध प्रोटीन की घुलनशीलता समाप्त हो जाती है। वो कोलाइड या कलील के रूप में थे, वो पायस के रूप में आ गए। कोलाइड या कलील घुलनशील रूप है, पायस अघुलनशील रूप है। गर्म करने से घुलनशीलता समाप्त हो। नेक्स्ट देखें, अच्छी किस्म के छेने का पीएच मान होता है। तो हमने छेने का पीएच मान नहीं देखा है, हमने देखा है पनीर जल का, और पनीर जल का पीएच मान 5.3 से 5.5। ठीक है, अब छेना का क्या होगा? तो छेना का भी यही मानना है। ठीक है, तो छेने का पीएच अगर देखें तो वो है 5.3 से 5.5। तो यही हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट देखें, भैंस के दूध से लगभग खोआ प्राप्त होता है। तो भैंस के दूध से हमने देखा 22 से 24% खोआ प्राप्त होता है। एवरेज देखें तो 23%। तो आंसर क्या आएगा? 23%। ठीक है, तो ये कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।